मेरा नंबर है 162 और परसेंटाइल है 73 पॉइंट समथिंग। ऋषभ IAS एकेडमी से मैं जुड़ी हुई हूँ 2 मेरा साल। परसेंटाइल है 69.83। इससे पहले भी जो हमारे बच्चा निकाला है, नेट निकाला है, JRF निकाला है, ठीक है, दे ऑल आर स्टूडेंट ऑफ UPSC। अभी उन्होंने नेट का एग्जाम दिया था और इनका नेट क्वालिफाई हो गया, तो इसको एज हम प्लान B लेते हैं, बट प्लान A हमारा UPSC ही है। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, अभी हम ऋषभ IAS एकेडमी में खड़े हैं और यहाँ अभी हम आपको जो इंटरव्यू दिखाएंगे वो 2 बेटियों का दिखाएंगे। दरभंगा की मिथिला की वो बेटी हैं, एक सुरुचि और दूसरी श्वेता, जिन्होंने UPSC की तैयारी के साथ साथ नेट क्वालिफाई किया है। काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया है, काफ़ी अच्छा परसेंटाइल लाया है, अपने शहर का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम उन्होंने रोशन किया है। उनसे अभी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, क्या कुछ वो पढ़ा करती थी, कितने घंटे वो पढ़ती थी, किन किताबों का वो अध्ययन करती थी और किस तरह से सर मेहनत कराते थे। सर से भी हम लोग बात करेंगे कि सर का कितना मेहनत रहता था। इन सब बातों को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। मैंने ग्रेजुएशन किया है LNMU से और अभी करंट मैं MA कर रही हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। ये बताइए, आपने नेट क्वालिफाई किया है, कितना नंबर आया, कितना परसेंटाइल है आपका? मेरा नंबर है 162 और परसेंटाइल है 73 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 73 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। अच्छा, किस तरह से आपने तैयारी की, क्या कुछ पढ़ा करती थी? तैयारी का तो मेरा मेन जो सोर्स था वो UPSC के लिए अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा मेन सोर्स कोचिंग का जो नोट्स होता है वही होता है। बस उसी को लेकर मैंने तैयारी की थी। अच्छा, कौन सी किताबें से आप लोग तैयारी करती थी? कोई ऐसी बुक्स जिसको बच्चे पढ़ें या आप लोग उनसे पढ़ती थी, या कोई ऐसा नोट्स जिससे आप लोग पढ़ाई करती थी? देखिए, बुक्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर्स रेफ़र भी करते हैं, प्रसाद इन प्रसाद, फादिया इन फादिया, ये सब। और मैंने बेसिकली कोचिंग का नोट्स ही पढ़ा था और PYQ, ये दोनों मेरा मेन फोकस एरिया था। मैंने पहले PYQ सॉल्व किए हैं और जितने भी सर ने नोट्स पढ़ाए थे वो सारे सॉल्व किए, और उसको कैसे लिंक करना है वो मैंने सीखा PYQ देख कर। और ये दोनों मेरा मेन फोकस था और यही पढ़ के मैंने ये क्वालिफाई किया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही थी UPSC की, उसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी कर रही थी, अभी MA कर रही हैं, तो क्या इन दोनों के साथ साथ आपको नेट की तैयारी करने में दिक्कतें आती थी या आराम से हो जाता था? ये दिक्कतें तो आती है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हम बैलेंस कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेने की ज़रूरत होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ें जो ज़्यादा नंबर कवर कर रहा हो, कौन सा टॉपिक हम ऐसा पढ़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि थोड़े से लेस स्कोरिंग होते हैं, उसको थोड़ा सा आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन बट उस पर आप फोकस कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे कि मैं UPSC का प्रिपरेशन भी कर रही थी और साथ में MA भी मेरा परस्यू हो रहा था, तो मैंने जो देखा पहले तो UPSC और नेट के कोई मतलब सिलेबस को पहले मैंने देखा, उसमें जो कॉमन टॉपिक्स थे, उस कॉमन टॉपिक्स को मैंने पहले उठाया और पहले उसे गो थ्रू किया, उसे कवर किया। तो इससे आप बैलेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, अगर बैलेंस हो सकता है, बस थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेने की ज़रूरत है। अच्छा, आप कहाँ से तैयारी करती थी? कोई ऐसा कोचिंग कहाँ से तैयारी करती थी? मेरा ऋषभ IAS एकेडमी से मैं जुड़ी हुई हूँ 2 साल से, और वहीं से मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसी सर ने मुझे गाइड किया कि तुम इग्नू से MA करो, फिर नेट निकालो, आपके पास एक प्लान B बोलते हैं, वो प्लान B के लिए उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, UPSC तो कर रही है, वो तुम्हारा ड्रीम है, वो तुम्हारा गोल है, बट बैकअप के लिए कि ये भी रखो ताकि ये तुम ज़्यादा बर्डन ना हो पाए, तुम्हारा फ्यूचर मतलब हल्का सा सिक्योर भी रहे जाके, क्योंकि UPSC एक बहुत ज़्यादा डायनामिक एरिया होती है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। तो इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी उनको लगता है पता नहीं अगर मेरा नहीं होगा तो फिर मैं दूसरी जगह अपना टाइम दे भी पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने इससे पहले से ही हमें गाइड किया कि तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ताकि तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी बना रहे और तुम अच्छे से प्रिपरेशन करती रहो। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसी से मैंने MA किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा सर के गाइडेंस में थोड़ा सा ईजी
यूपीएससी था। मतलब पूरा सहयोग रहा ऋषभ IAS एकेडमी का आपको? पूरा मतलब 200% सहयोग ऋषभ IAS एकेडमी का है। और यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, स्टूडेंट्स लोग भी बहुत कोऑपरेटिव, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और सर तो है ही, सर मतलब अपनी तरफ से सारा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर चीज़ वो पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हैं और जो भी उनसे हो सकता है स्टूडेंट के लिए करते हैं। तो घर वालों का कितना सहयोग रहा? घर वाले के क्या चाहते थे? क्या घर वाले भी चाहते थे कि आप UPSC निकालिए या आप अलग चल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, उनका भी सहयोग है, बट थोड़ा सा ये होता है ना, फैमिली है तो थोड़ा सा कंसर्न भी रहता है उन लोगों का कि नहीं होगा, मेहनत कर रही है बच्ची, नहीं होगा तो फिर उन लोगों के मन में ये भी रहता है कि नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। तो अभी उन लोगों को खुशी है कि चलो ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन है इसके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन है कि हाँ, अगर वैसे तो पूरा उन लोगों का फोकस है कि हाँ UPSC निकालो, अच्छा करो, लेकिन अगर नहीं होता है इन फ्यूचर तो फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, चलो ठीक है, वो भी बहुत खुश हैं। अच्छा, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देंगी? कौन कौन इसके सौभाग्य हैं? सफलता का श्रेय तो बहुत सारे लोगों को जाता है, पर्टिकुलर कोई एक इंसान नहीं हो सकता है। अब जैसे ही मतलब बचपन से ही स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी, एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के पीछे एक एक जो पायदान होता है, तो वो सफलता का श्रेय बहुत लोगों को दिया जाता है। आपके जो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, टीचर्स हो गए, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस इंस्टीट्यूट का तो बहुत बड़ा रोल है। मेरे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी कुछ गाइड करने में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लो। फ्रेंड्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कि अगर प्रॉब्लम के समय में आपको परेशान न करे, उल्टा कि आपको सपोर्ट दे, आपको मोटिवेट करे। ऐसे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। एक दो ऐसे फ्रेंड होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपके पास अगर टाइम बहुत कम है, आपको बहुत प्रिपेयर करना है, तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स का रोल होता है। और टीचर तो हमेशा गाइड करते हैं, तो टीचर का रोल तो बहुत बड़ा होता है। आगे क्या करना है? और अगर बात करें जूनियर्स के, आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपकी तरफ से? जूनियर्स के लिए तो सबसे पहले मार्गदर्शन है कि थोड़ा सा फ़ोन से, आजकल फ़ोन्स का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा रील से बाहर निकलें, थोड़ा सा फोकस स्टडीज़ पे करें, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल गया ना, तो आदमी यूट्यूब बहुत देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब देखना, हर चीज़ करना ठीक है, बट बेसिक जो होता है ना, वो बेसिक बुक्स होते हैं, उसको पढ़े। जहाँ भी आप पढ़ रहे, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे, तो अपने मेंटर पे भरोसा रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा रील की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा सा अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं MA पार्ट 2 में अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ और UPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ PCS भी देती हूँ। और अभी मैंने रिसेंट में नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में दिया था। श्वेता जी, आपने नेट क्वालिफाई किया, कितना नंबर आया आपको, कितना परसेंटाइल है आपका? मेरा परसेंटाइल है 69.83। किस तरह से आप पढ़ाई किया करती थी और कितनी मेहनत लगती थी नेट क्वालिफाई करने में? एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करती थी? फर्स्टली कि मेरा ऑप्शनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है UPSC के लिए, तो मैंने नेट के लिए स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बिकॉज मेरा अभी PCS का एग्ज़ाम चल रहा था BPSC का। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ये डिस्टर्बेंस था कि PCS दे कि नेट दे, बट मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन था, तो उसका एज मिला हमको एग्ज़ाम में स्पेसिफिक, उसके लिए हम अपना टाइम डिवोट नहीं किए थे, तो उसके साथ साथ मेरा चल रहा था। मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा कोर्स है उसके साथ ही प्रिपरेशन चल रहा था। तो आप ग्रेजुएशन भी कर रही थी, सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रही थी और साथ साथ में आपने नेट भी दिया, तो किस तरह से पढ़ाई करती थी? ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें जब पैरेलल चल रही होती है तो बहुत चैलेंजिंग होता है। पर एक था कि मतलब एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो जैसे मेरा BPSC का एग्ज़ाम था, तो उस टाइम मेरा क्लास चल रहा होता था, तो हम अपना टाइम जो होता है उसको डिवाइड कर लेते थे कि इस टाइम तक हमको क्लास देखना है, इस टाइम तक हमको BPSC का देखना है, और 2-3 घंटा मिला तो हमको PYQ देखना है नेट के लिए। बिकॉज PYQ मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम ज़्यादातर PYQ पे ही फोकस करते हैं 2-3 घंटे नेट के लिए। बाकी आपको बस एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस चीज़ पे हमको कितना टाइम देना है, वो आपके अकॉर्डिंग कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जैसे कि हमको लगता था कि हम नेट के लिए 2-3 आवर ही देंगे, 2 आवर भी देंगे तो इनफ है, क्योंकि हमको मतलब PCS भी मेरा था और मेरा क्लास भी था। तो बस अपने अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन तैयार कीजिए कि हाँ हमको इतना यहाँ पे टाइम देना है, इतना यहाँ पे टाइम देना है। तो वैसे ही हम करते थे, जैसे कि 2 घंटा यहाँ, 3 घंटा वहाँ,
बस। तो नेट के लिए आप कौन सी किताबें यूज़ करती थी, कौन सी किताबें को आप पढ़ा करती थी, और क्या नोट्स से कुछ नोट्स पढ़ा करती थी या किस तरह से तैयारी करती थी? जी ना, हमारे जो जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जैसे IAS अकेडमी में, वो बहुत ज़्यादा ही एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज होता है। वो 3-4 बुक का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हो गया मोटभट्टाचार्य हो गया, प्रसादन प्रसाद हो गया, ये सब बुक का कंपाइलेशन होता है हमारा नोट। तो वो नोट जो होता है हमारे प्रिपरेशन के इनफ होता है, एंड आई डोंट थिंक कि हमको इसके अलावा कोई सा बुक पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि वो पूरा कंपाइल है उस नोट्स में, तो कवर हो जाता है। और एक्स्ट्रा में PYQ, वो तो मस्टली इंपॉर्टेंट है कि आप PYQ देख रहे हो तो आपको एग्जाम का पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन वैसे आ रहा, तो नोट्स और PYQ बस। तो ऋषभ IAS अकेडमी का कितना सहयोग रहता था? सर किस तरह से मेहनत करवाते थे? सर कितने देर आप लोगों पे ध्यान देते थे? कितनी क्लासेस सर ने ली? जी, ये सर कितनी टाइम तक हम लोग पे ध्यान देते हैं? सर 24 आवर हम लोग का ध्यान देते थे। मतलब उनका अगर रात में भी अगर हम लोग को कोई डाउट है, मतलब हम उनको टेक्स्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे हम लोग के लिए एग्ज़ाम को लेकर के। मतलब हमेशा कभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप जा कर के पूछ सकते हैं। तो उनका कोई ये नहीं था कि हाँ हम क्लास तक ही हैं, जैसे उनका क्लास चलता है हम लोग का, जैसे 3 to 4 आवर क्लास चल रहा है, डजंट मीन कि हम लोग उतना ही वो हमको टाइम दे सकते हैं। जब भी हमारा कोई डाउट होता था तो हम सर से पूछते थे और हमारा वो क्लियर हो जाता था। तो और अभी तक तो हमको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमको मतलब कि उस गाइडेंस के अलावा किसी और चीज़ का ज़रूरत पड़ा। हाँ, अच्छा, माता पिता का कितना सहयोग था? माता पिता वो तो फर्स्ट स्टेप होते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हम यहाँ तक ही नहीं आ पाते। अगर वो हमको सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब कि एक अलग तरीके का सपोर्ट होता है जब और फिलहाल तो जब पहला तो घर से बाहर आना, इंस्टीट्यूट तक आना, वो पहला सपोर्ट उनका होता है। फिर हमको इनकरेज करना कि नो यू कैन डू, सो फर्स्ट तो उन्हीं का होता है। उनके बाद जो मेंटर होता है हमारा, वो हमको अपने अकॉर्डिंग बुक्स जो भी रिकमेंडेड करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं, पर पहला सपोर्ट तो माता पिता का या गार्जियन का ही होता है। अच्छा, समाज में भी एक बात है कि बेटी घर में रहे, घर का कामकाज करे, लेकिन आप घर से बाहर निकल रही हैं, कोचिंग जा रही हैं और एक साथ 2-3 पढ़ाई कर रही हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। समाज के लोगों का क्या रहता है, किस तरह से वो लोग देखते हैं? और आज आपको सफलता मिल गई, लोग क्या कह रहे हैं? समाज, देखिए हमारे समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले तो जिन्हें लगता है कि लड़कियां जो है वो बस डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी हुई है, उनको फिर मतलब उनका परसेप्शन रहता है कि वैसे जैसे कि नॉर्मल लोग लड़कियों के लिए यही काम बना है, वो लड़की को करना चाहिए, वही करना चाहिए। और हमारे सोसाइटी में वैसे लोग भी हैं जो लड़कियों को इनकरेज करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे समाज में जब परसेंटेज जो है वो वैसे लोगों का ज़्यादा है जिसका परसेप्शन है कि लड़कियां ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। अब उनका मतलब 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, उनका शादी कर दे और वो अपना घर संभाले। लेकिन हाँ, वही जो हमारे समाज के लोग हैं, अगर कोई अच्छा कर लेती है, जैसे अभी मेरा रिजल्ट हुआ, तो वही लोग सबसे पहले आकर के हमको मतलब कि बधाई देते हैं कि हाँ ऐसे। तो वो एक उनका ट्रस्ट बिल्ट होता है। पहले तुमको ये ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ करेगी नहीं करेगी या फिर कुछ भी, तो जब हमारा रिजल्ट आता है तो उनका ट्रस्ट हम पे बनता है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि उनका निगेटिव है वो बहुत ज़्यादा, वो जिस चीज़ को देखते आ रहे हैं हमको लगता है वो उस चीज़ का अवधारणा बना रहे हैं कि नहीं यही काम करेगी, अगर आगे करेगी तो फिर वो ज़रा ट्रबल हो जाएगा इसके लिए। तो उसके बाद जब वो जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक होता है, तब जाकर के वो हमें बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशन बोलते हैं कि नहीं आगे और करो। तो ये होता है कि हम अपने मेहनत से उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करें, वही एक सोल्यूशन है समाज के लिए। क्योंकि समाज के लिए हम ये बोलना कि हाँ वो गलत है ये सही है, वो हम नहीं कर सकते। हमारा काम है बस मेहनत करना और रिजल्ट देना। तो इसके लिए सबसे पहले तो फैमिली, जो भी फैमिली है, जो गर्ल्स फैमिली है, जो भी जिस फैमिली से बहुत सारे गर्ल्स आ रही हैं इस फील्ड में और अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, सबसे पहले तो उस फैमिली को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। सो समाज का भी रोल रहता है, अगर वो क्रिटिसाइज ना करे तो हो जाता है कभी कभी ना कि हाँ समाज बोल रहा है नहीं इससे नहीं होगा, तो लगता है कि नहीं अब तो करना पड़ेगा। यस, वो आपको पॉजिटिव के रूप में चैलेंजिंग लेना है कि हाँ हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो वैसे समाज के लोगों के लिए आप जैसी बेटियां जो हैं मिथिला में जवाब दे रही हैं कि बेटी भी कुछ कर सकती है, तो और जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं जो अपनी बेटी को कैद कर रखे हैं, जो पढ़ने नहीं देते हैं, या जो बेटी नहीं पढ़ पा रही है, जो दबी हुई है अभी, उनके लिए क्या मैसेज आएगा, उनके गार्जियन के लिए? सबसे पहले तो हम वैसे गार्जियंस को बताना चाहते हैं कि आपका कंडीशन कुछ भी है, आप अगर फाइनेंशियली वीक है या फिर आप अपने चाइल्ड को वैसे टाइप का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बस एक कोशिश कीजिए, क्योंकि
उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, और वो जो आपकी चाइल्ड है, आपकी गर्ल चाइल्ड है, उस उनमें भी बहुत सारा पोटेंशियल है। आप उस पोटेंशियल को निकलने दीजिए। पहले ये मत पहले सोचिए कि यार इतना कॉस्ट जाएगा, इतना पैसा जाएगा, अच्छा ये कर लेंगे, इससे अच्छा तो हम इसका शादी कर लेंगे, या फिर इससे अच्छा तो हम इसके लिए वो फंड कर लेंगे। तो वो एक बहुत मतलब ये होता है, आप उसको बढ़ने का मौका दीजिए। क्या पता वो उससे ज़्यादा अच्छा कर ले, और उससे ज़्यादा अच्छा करके मतलब उससे आप उसका सोच भी नहीं सकते वो कितना अच्छा कर सकती है। तो बस उनको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके, अपना उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते और सक्सेस बन सके, ताकि आपका नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन हो उसके कारण। अब नेट आपने क्वालिफाई कर लिया, अच्छा परसेंटाइल है, आगे क्या करना है? आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या कहीं पे जॉब अब देख के सेटल होना है? जी नहीं, मेरा गोल नेट में जॉब करना एक्चुअली नहीं है, बिकॉज मेरा गोल यूपीएससी है, और उसके अहेड ही हमको जाना है। पर हाँ, अगर हमको चांस मिला, अच्छा यूनिवर्सिटी मिला और वहाँ से पीएचडी करने का मौका मिला, देन ऑफ कोर्स हम ज्वाइन करेंगे। बिकॉज मेरा यूपीएससी तो मतलब लॉन्ग टर्म गोल है, आईवीएस की जल्दी हो, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेंगे। बट हाँ, उसके साथ हम पीएचडी भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। और जॉब के लिए हम अभी नहीं सोच रहे, बिकॉज हमको अभी अपना फुल पोटेंशियल का यूटिलाइज पीसीएस या यूपीएससी क्रैक करने के लिए लगाना है। आईएएस एकेडमी के संचालक हैं हमारे साथ। सर, कैसे बच्चों को आप पढ़ाते थे? देखिए, मेनली क्या होता है ना कि जैसे जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका पृष्ठभूमि थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को इंग्लिश में स्विच करने के चैलेंज हमारे लिए होता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये मान के चलना कि इंग्लिश इज़ नॉट अ बैरियर, इंग्लिश सिंपली एक लैंग्वेज है, ठीक है। प्लस जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी, पहले स्टैट्स आप देखें, डेटा उसका देखें आप कि सिलेक्शन ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो जब आप मतलब 2011 में यूपीएससी पैटर्न को चेंज किया, तो आफ्टर दिस चेंज पैटर्न, ठीक है, इंग्लिश में सिलेक्शन ज़्यादा होता है, इंग्लिश में रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे तैयारी करना ज़्यादा आसान है। जैसे इन बच्चों ने तैयारी यूपीएससी की थी, नेट की तैयारी स्पेशली नहीं की थी। इससे पहले भी जो हमारे बच्चा निकाला है, नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, ठीक है, दे ऑल आर स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर इन्होंने नेट का एग्जाम दिया था और इनका नेट क्वालिफाई हो गया। तो इसको एज हम प्लान बी लेते हैं, बट प्लान ए हमारा यूपीएससी ही है, ठीक है। तो यूपीएससी का सिलेबस यदि पूरा मास्टरी कर लेते हैं, ठीक है, तो यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो सर, मतलब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा नॉर्मल होता है। जो बच्चे नेट के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें होती है क्या? आप कह सकते हैं कुछ हद तक कि यदि आप यूपीएससी का ऑप्शनल तैयार करते हैं, तो यूपीएससी का जो ऑप्शनल है और नेट है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और मिलता जुलता सिलेबस है। इवन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, और यूपीएससी थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। तो इन कारणों से नेट निकालना थोड़ा आसान होता है यूपीएससी वालों के लिए, बट पर्टिकुलर जो नेट की तैयारी करते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। सर, जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सर बस क्लास में ही नहीं, सर हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहते थे, रात हो दिन हो, सर हर वक्त मेहनत कर। सर, आपका क्या एम्बिशन है? मेरा एम्बिशन ये है, पहले मैं दिल्ली में था, तो मेरा एम्बिशन ये है कि दरभंगा एक यूपीएससी हब के रूप में उभरे, ठीक है, ताकि जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के, क्योंकि जनरली दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि वो थोड़ा उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है, पढ़ाने का जो लेवल होता है, तो ये बच्चे कई बार सफ़र करते हैं। ये मैंने दिल्ली में रियलाइज़ किया इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा एम्बिशन ये है कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, ठीक है, वो क्वालिफाई करें, दरभंगा का थोड़ा नाम हो ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। जैसे बच्चों ने नेट निकाला, कुछ ने यूपीएससी भी निकाला, ठीक है। तो अब मतलब ऋषभ आईएएस से बच्चे बाहर से आते हैं, हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो दिल्ली से आए क्लास करने के लिए। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चे जो दरभंगा से दिल्ली ने, बल्कि रिवर्स प्लान हो रहा है। तो सर, बड़े शहरों को जो हब बना दिया गया है, यूपीएससी, बीपीएससी हो या किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, क्या उसको आप लोगों का एम है कि अब वो ऐसा नहीं हो, अपने शहर में बच्चे पढ़ें, अपने शहर में रहकर तैयारी करें? नहीं, बड़े शहर में दिक्कत क्या होती है, मैं ये नहीं कहता कोचिंग बुरे हैं, क्योंकि हमने भी वहीं पढ़ाई की, वहीं से हमने सीखा, लर्न किया, बट वहाँ कई तरह की दिक्कतें आती है। जैसे आप घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो एक तो वहाँ पे मैंने जो रियलाइज़ किया, अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ कि एक तो खाने वाने का दिक्कत होता है, तो हेल्थ का इशू वहाँ आते रहता है। दिल्ली जनरली टेम्पल माना जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। तो वहाँ सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि पॉल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम चलते रहता है, रेंट काफ़ी ज़्यादा हेफ्ती होता है, ठीक है, और टीचर पूरा बल को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो बच्चे होते हैं शायद उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है चीज़ें। यहाँ हमारा ग्रुप बैच का साइज थोड़ा स्मॉल होता है, और मे भी हो सकता है कि हम यहाँ के लोकल हैं तो उनको हम बेटर समझ पाएंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट ये कहना कि दिल्ली कैन बी रिप्लेस्ड, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। तो सर, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मिथिला लाइफ के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, मेन चीज़ कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, और जहाँ तक मिस गाइड से उससे बचिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मिस गाइड करते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले क्या कि यूपीएससी नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है।
ठीक है, उसको थरोली पढ़िए, वो आपकी आधी तैयारी वहीं से आपकी हो जाती है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बुक का चयन कीजिए, क्वेश्चन बैंक को बार बार मास्टरी कीजिए, और नए पैटर्न का जो क्वेश्चन बैंक है उसको देखिए। जैसे 11 में सीसेट का पैटर्न है, उसको बार बार देखिए, ठीक है। 13 में जो है पूरा मेंस का पैटर्न पूरा चेंज हो गया, ओवरहॉल हो गया, ठीक है। तो उस पैटर्न की तैयारी आप करेंगे तो तैयारी काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कि तैयारी मतलब इतना टफ ही है। हाँ, हार्डवर्क जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओके। बट मतलब जो गोल है वो अचीवेबल है, आप गोल को अचीव कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जनरल कंपटीशन की जो तैयारी है वो बड़ी महंगी फीस है, बड़ी कुछ, क्या ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, फ़ी तो थोड़ी महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सिलेबस का वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस अनुसार ये कहना कि फ़ी ज़्यादा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर मतलब कनेक्टेड विद दिस प्रोफेशन, ओके। तो हमारा भी एफर्ट होता है, तो इस पर फ़ी काफ़ी कम कर देने से कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और वो बच्चे के लिए भी सही नहीं। ठीक है, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, कुछ ऑनलाइन फोरम आए, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन उतना सक्सेसफुल नहीं है, जो बहुत कम रेट पे मतलब चीज़ों को प्रोवाइड करवा देते हैं, और बच्चे उससे उतना लाभान्वित नहीं हो पाते। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चों से प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, तो इनका थोड़ा फी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा सर, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं उन लोगों को किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जो बच्चे इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं? ऋषभ आईएएस एकेडमी में उनके लिए क्या कुछ ऑफर है? क्या ऋषभ आईएएस एकेडमी की तरफ से सहयोग हो सकता है? नहीं, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होता है उनको फ़ी के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आपको फ़ी इतना जमा करना है, ये वो, ठीक है। यदि बच्चे में टैलेंट है तो हम लोग उसको जहाँ तक हो सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चा अब टैलेंटेड नहीं है फिर भी उस पर अपना एनर्जी वेस्ट करे तो वो वायबल नहीं है। अदरवाइज जो बच्चा टैलेंट, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है बच्चे में, तो उसमें हम लोग जो मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए सर मेहनत करेंगे। हाँ, सर मेहनत करेंगे, और उसके लिए फ़ी उतना मतलब ऐसा बैरियर नहीं कि फ़ी के कारण की पढ़ाई रोक दी जाएगी, ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। धन्यवाद।